जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यस फॉर स्टडी में। जैसा कि हम सब सीटेड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को डेली सॉल्व करा रहे हैं, आज हम सब फिर एक नए पेपर को सॉल्व करा रहे हैं। सीटेड में सबसे इम्पॉर्टेंट कोई स्टडी मटेरियल होता है तो वो होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसलिए आप डेली प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करते रहिए। अब प्रीवियस ईयर इसलिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है क्योंकि जो आपका सीटेड एग्जाम होता है वह लैंग्वेज के बेस पे होता है। इसमें जो क्वेश्चन दिए रहते हैं ऐसे दिए रहते हैं कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ेंगे तभी कंफ्यूज हो जाएंगे, इसमें कोई एग्जामिनर पूछना क्या जा रहा है। इसलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते समय रटिए नहीं, क्वेश्चन को समझिए कि क्वेश्चन पूछना क्या चाह रहा है एग्जामिनर। सीटेड जो आपका होता है दो ही चीज़ पे पूरा एग्जाम होता है, एक होता है सकारात्मक, एक होता है नकारात्मक, दो ही चीज़ पे टिका होता है। और इसमें जो सर्वे सर्वा होता है वह बालक होता है। इसमें एक टीचर गलत हो सकता है, पढ़ाने का तरीका गलत हो सकता है, जो आप विधियाँ इस्तेमाल करेंगे पढ़ाने के लिए वह गलत हो सकती हैं, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं गलत होता, वह होता है बालक। इसलिए बालक को आपको केंद्र में रखना है। जो भी ऑप्शन आपका बालक का विरोध करें वह ऑप्शन आपका गलत होगा। इसलिए आपको किसी भी आंसर का जवाब देने के लिए, क्वेश्चन का जवाब देने के लिए इस चीज़ को आप ज़रूर ध्यान दीजिए कि हम जवाब किसके लिए दे रहे हैं। कोई कहीं ऐसा ऑप्शन तो नहीं टिक करें जो बालक का विरोध कर रहा है। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको इस प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर लीजिए। आपको इस प्लेलिस्ट में 2011 से लेके 2023 तक जितने भी आपके सीटेड एग्जाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसी प्लेलिस्ट में आपको सीक्वेंस वाइज अपलोड किए जाएंगे। आज जो पेपर हमसे सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका पूछा गया था 28 तारीख को, 28 जनवरी 2023 को जो आपका सीटेड एग्जाम हुआ था उसी दिन ये पेपर पूछा गया था। इसी पेपर को हम सब कवर करेंगे। इसमें हम सबसे पहले सीडीपी के जो क्वेश्चन आए उसको सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद एसएसटी, उसके बाद संस्कृत, इसी तरीके से हम सब सभी सब्जेक्ट को सॉल्व करेंगे। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ से दोस्तों सीडीपी के क्वेश्चन शुरू होते हैं। सीडीपी में टोटल 23 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 क्वेश्चन आते हैं चाइल्ड डेवलपमेंट बाल विकास से, 15 क्वेश्चन आते हैं पेडागोजी शिक्षण शास्त्र से। इसमें जो पहला क्वेश्चन दिया गया है, कह रहे हैं कि विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषताएं हैं। कुछ कथन दिए गए हैं, सबसे पहले कथन को समझते हैं। पहला कथन है यह प्रक्रिया बचपन तक सीमित होती है। इसमें किसकी बात करें, इसमें विकास की बात करें। हमने आपको जब बताया था विकास में वृद्धि बताया था तो वहाँ पे आपको बताया था कि वृद्धि कब तक चलती है, विकास कब तक चलता है। तो यह दोस्तों दूसरा इसमें जो कथन है ये जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है। थर्ड कथन है इसकी शुरुआत जन्म के समय होती है। या फिर लास्ट कथन है इसकी शुरुआत गर्भधारण के समय होती है। इसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं विकास के बारे में, फिर ऑप्शन आप तुरंत समझ जाएंगे इसमें क्या ऑप्शन सही हो सकता है। विकास ऐसी प्रक्रिया है दोस्तों जो जीवन पर्यंत चलती है। मतलब कहने का तात्पर्य लगातार विकास होता रहता है। बस विकास होने की प्रक्रिया स्लो हो सकती है, गति में उसकी परिवर्तन हो सकता है, तेज़ हो सकती है, स्लो हो सकती है, यह हो सकता है, लेकिन विकास कभी रुकता नहीं है। और यह दोस्तों तब से शुरू होता है जब बालक गर्भ में आता है, तभी से लेके और जब तक बालक मृत्यु नहीं हो जाती तब तक विकास की प्रक्रिया होती रहती है। तो पहला ऑप्शन आपका होगा नहीं, यह प्रक्रिया बचपन तक सीमित होती है। सेकंड है यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, यह सही है दोस्तों, यह पूरे जीवन चलती है। थर्ड है इसकी शुरुआत जन्म के समय होती है। जन्म के समय नहीं होती है दोस्तों, जब बालक गर्भ में आता है तब से इसकी शुरुआत हो जाती है। तो ये फोर्थ है। इसमें दूसरा और चौथा ऑप्शन सही है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पहला और तीसरा, सेकंड ऑप्शन है पहला और चौथा, थर्ड ऑप्शन है दूसरा और तीसरा, लास्ट ऑप्शन है दूसरा और चौथा। तो इसका करेक्ट आंसर यही ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसमें दूसरा और चौथा सही हो जाएगा। इस प्रकार के क्वेश्चन जब आपको मिले, इसमें अगर आपको एक भी विकल्प पता रहे कि यह विकल्प 100% श्योर है हो जाएगा, तो पहले आप उसी को काट दीजिए किसमें वो नहीं है। जैसे हमको पता है दूसरा वाला सही है, जीवन विकास जो होता है जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया है, सबसे पहले दूसरा इसमें नहीं है, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। अब आपके पास दो ऑप्शन बचा है, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। आपको पहले आपको 4 ऑप्शन में छांटना था, लेकिन अब आपको सिर्फ 2 ही ऑप्शन में छांटना होगा। इस प्रकार से आप छांट सकते हैं। तो ऑप्शन इसमें डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। विकास की संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है। फर्स्ट ऑप्शन है वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हैं। सेकंड है दोस्तों वह समय अवधि जब बच्चे बहुत भावुक होते हैं। अगले ऑप्शन पे बढ़ते हैं। थर्ड ऑप्शन है गर्भधारण से जन्म तक की समय अवधि, या फिर लास्ट है शैशवावस्था से किशोरावस्था तक की समय अवधि। इसमें किसकी बात करें, इसमें बात हो रही है कि संवेदनशील अवधि कब माना जाता है। तो ऑप्शन इसमें आपका फर्स्ट सही होगा, जो कह रहा है कि वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हैं। तो यह दोस्तों सबसे संवेदनशील अवधि मानी जाती है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहे हैं एक शिक्षिका के रूप में आपकी मान्यता है कि वातावरण का विकास पर निरंतर प्रभाव पड़ता है। इस मान्यता के अनुरूप आपका क्या दृष्टिकोण रहेगा दोस्तों। इसमें किसकी बात करें, वातावरण की बात करें। आपको यह पता होना चाहिए बालक के विकास पे आनुवांशिक और वातावरण दोनों का प्रभाव पड़ता है। जिस ऑप्शन में आपका ये दोनों ऑप्शन मिले वही आपका राइट आंसर होगा। और कहीं कहीं पे आप सामाजिक भी मिल जाता है तो वह भी आपका राइट होगा। बालक के विकास पे समाज का भी प्रभाव पड़ता है, तो इस लेकिन दो तो कंपलसरी है, पर्यावरण और वातावरण। पहले हम ऑप्शन पे देख लेते हैं इसमें ऑप्शन क्या क्या दिया गया है। फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों को किसी भी समय सहायता प्रदान करेगी क्योंकि जीवन की अनुकूल परिस्थितियों की मदद से बच्चे आरंभिक नकारात्मक अनुभवों से उबर जाते हैं। सेकंड ऑप्शन है बदलाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से दिए गए अनुभवों को महत्वपूर्ण नहीं मानेगी। इसमें थर्ड ऑप्शन है इस तथ्य पर विश्वास करेगी कि वे बच्चे जो किसी गुणधर्म जैसे मौखिक कौशल में प्रवीण या कमतर हैं वह आगे के चरण में भी ज्यों का त्यों रहेंगे। फिर लास्ट ऑप्शन है जीवन के पहले कि कुछ वर्षों में प्रबल नकारात्मक घटनाओं के बाद में उभरा नहीं जा सकता। अब इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें एक करेक्ट होगा। बच्चे को किसी भी समय सहायता प्रदान करेगी क्योंकि जीवन के अनुकूल परिस्थितियों की मदद से बच्चे आरंभिक नकारात्मक अनुभव से उभर जाते हैं। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है स्कूल की बच्चों के समाजीकरण में क्या भूमिका है। फर्स्ट ऑप्शन है कोई भूमिका नहीं होती। सेकंड ऑप्शन है प्राथमिक समाजीकरण की संस्था है। सेकंड है द्वितीयक समाजीकरण की संस्था है। लास्ट ऑप्शन है तृतीयक समाजीकरण की संस्था है। इसमें स्कूल की बात करें तो हम आपको पहले बता देते हैं जो बालक में प्राथमिक समाजीकरण संस्था के अंतर्गत आते हैं और जो द्वितीयक संस्था के अंतर्गत आते हैं। प्राथमिक संस्था के अंतर्गत वह चीज़ आता है जिसमें बालक स्वयं से आता है, जैसे परिवार हो गया, पड़ोसी हो गए, इनके संपर्क में बालक कैसे आता है, स्वयं से आता है। यह प्राथमिक संस्था के अंतर्गत आते हैं। और द्वितीयक संस्था की अगर हम सब बात करें तो द्वितीयक संस्था वह संस्था होती है जिसके द्वारा बालक लाया जाता है जिस संस्था में। जैसे विद्यालय हो गया, क्या विद्यालय बालक खुद से जाता है, नहीं दोस्तों, उसके गार्जियन विद्यालय में ले जाते हैं। फ्रेंड हो गए, मीडिया हो गया, यह सब क्या है, यह द्वितीयक संस्था के अंतर्गत आते हैं। इसमें कह रहे हैं कि बच्चे के समाजीकरण में क्या भूमिका है, तो इसमें जो समाजीकरण की संस्था कैसी द्वितीयक समाजीकरण की संस्था है तो यह सही हो जाएगा दोस्तों। जो समाज होता है वह कैसी संस्था है, वह समाज जो है द्वितीयक समाजीकरण संस्था के अंतर्गत आता है क्योंकि समाज में बालक खुद से नहीं जाता। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है संक्रियाओं पर संक्रियाएं करने के कौशल किस चरण में विकसित होते हैं दोस्तों। फर्स्ट है संवेदी चालक गामक अवस्था। सेकंड है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। थर्ड ऑप्शन है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था या फिर लास्ट है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। इसमें जो बात कर रहे हैं संक्रियाओं पर संक्रियाएं करने के कौशल किस चरण में विकसित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं दोस्तों इस पर किस भी बात करें, तार्किक की बात करें कि बालक जब इस प्रकार के कौशल विकसित हो जाते हैं तो वह कब ऐसे कौशल बालक के अंदर कब विकास होता है, तो होता है दोस्तों अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। जिस अवस्था में बालक सूत्र बनाने लगता है, किसी चीज़ पर तर्क करने लगता है, तो ऑप्शन डी सही होगा। इसकी हम अवस्थाएं आपको बता देते हैं। संवेदी चालक गामक अवस्था जो होता है वह 0 से लेकर 2 वर्ष तक होता है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो होता है वह 2 से लेकर 6 वर्ष होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था 6 से लेकर 11 वर्ष होता है। इसके बाद जो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं होती हैं आप 11 प्लस कह सकते हैं या फिर इसे 11 से लेकर 15 वर्ष कह सकते हैं। इसमें डी सही है। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। इसमें आपको बताना है जिन ब्याजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऑप्शन हम देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है निष्क्रिय नकल के माध्यम से। अब देखिए दोस्तों नकल का ऐसा पॉइंट है, निगेटिव पॉइंट है, ये ऑप्शन आपका सही हो ही नहीं सकता। सेकंड ऑप्शन है सक्रिय अन्वेषण द्वारा। अन्वेषण का मतलब होता है खोजबीन करना, खोजी बन के सीखना, तो यह अभी तक तो सही है। लेकिन थर्ड ऑप्शन पर देते हैं अनुकूलन के माध्यम से, यह भी आपका गलत हो जाएगा। पुरस्कार और दंड यह सब कैसे पॉइंट है, निगेटिव पॉइंट है। राइट आंसर इसमें बी हो जाएगा सक्रिय अन्वेषण द्वारा। ऐसा किसका मानना था, जिन पियाजे के अनुसार बालक कैसे सीखता है वह अन्वेषण के माध्यम से सीखता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 7 है निम्न में से पाड़ का उदाहरण कौन सा है दोस्तों। इसमें पाड़ आया है, पाड़ को बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके सीटेड एग्जाम में ज़रूर मिलेगा पाड़, इसको आप नोट जरूर कर लीजिए। इसमें समझ लीजिए पाड़ मतलब होता क्या है, फिर आप
इसे सॉल्व कर देंगे। पहाड़ का जो संबंध है किससे संबंधित है, लेव वाइगोस्की से संबंधित है, इसको आप जानते रहिए। इसका कुछ ऑप्शन दिए गए, पहले ऑप्शन आपको बताते हैं। बारंबार अभ्यास से है, नकारात्मक पुनर्बलन से, उद्दीपन प्रक्रिया का अनुबंध से है, या फिर आधा हल किया हुआ उदाहरण देना। पहाड़ का मतलब होता ही है कि इससे बालक कोई चीज़ बताना चाह रहा है, नहीं बता पा रहा है, या फिर थोड़ा बहुत बताया, थोड़ा बच जा रहा है, आप उसे थोड़ा सा हेल्प कर दीजिए, थोड़ा सा इशारा कर दीजिए, तो वह अपना आंसर पे पहुंच जाता है। यही होता है पहाड़ देना, कि जब बालक थोड़ा बहुत नहीं बता पा रहा हो, बचता हो, आप उसे थोड़ा सा हेल्प कर देंगे तो पहुंच जाता है अपने उत्तर तक। यही होता है पहाड़ देना। ऑप्शन इसमें डी सही होगा, आधा हल किया हुआ उदाहरण देना। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। लेव वाइगोस्की ने खालीय सिद्धांत में प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया एक संदर्भ में होती है। फर्स्ट ऑप्शन है मनोगतिक, सेकंड ऑप्शन है व्यवहारवादी, थर्ड ऑप्शन है सूचना का प्रसंस्करण, या फिर लास्ट है सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि लेव वाइगोस्की का जो सिद्धांत है उसका सिद्धांत का क्या नाम है, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। यह दोस्तों किसने दिया था, लेव वाइगोस्की ने दिया था। ऑप्शन इसमें डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, सुविशा हमेशा अपनी कक्षा में नए अन्वेषण, प्रयोग, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान सृजन करने का अवसर प्रदान करती है। वह किस प्रकार की कक्षा खाली जगह को बढ़ावा देना चाहती है। अब इसमें किसकी बात करें, अन्वेषण की बात करें, प्रयोग की बात करें, खेल की बात करें, ये सब कैसे पॉइंट है, ये पॉजिटिव पॉइंट है। आपके एग्जाम में ऐसे पॉइंट जब मिले आप उसे तुरंत सही मारिए कि यह पॉइंट आपका राइट है। तो किस पे यह इसका यह सब करने से बालक का वह किस पे अपना किस चीज़ बालक का किस चीज़ को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। तो ऑप्शन में इसमें देखते हैं। पहले ऑप्शन जो क्या क्या दिया गया है, फर्स्ट ऑप्शन है प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा, सेकंड ऑप्शन है शिक्षक केंद्रित। शिक्षक केंद्रित कैसा ऑप्शन है, नेगेटिव पॉइंट है, यह ऑप्शन आपका होगा नहीं। जिसमें भी ऑप्शन में आपका शिक्षक केंद्रित मिल जाए उसे आप गलत काटिए। नियंत्रित और मूल्यांकन केंद्रित सोचो, तो आपको बालक को नियंत्रित नहीं करना है, यह ऑप्शन आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। अगले ऑप्शन में बढ़ते हैं। व्यवहारवादी इनाम केंद्रित, दोस्तों बालक को आप इनाम देने की बात नहीं करता, तो ये भी आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। इसमें 3 नेगेटिव पॉइंट मिल गया। पॉजिटिव क्या हो गया, प्रगतिशील हो गया, बाल केंद्रित। बाल केंद्रित आपका जो भी ऑप्शन में बाल केंद्रित मिल जाए वो ऑप्शन राइट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, यह कथन कारक से संबंधित है। सबसे पहले हम सब स्टेटमेंट ए को समझते हैं, फिर रीजन को समझते हैं। शिक्षकों को बच्चों की बुद्धिलब्धि मापने के लिए बुद्धिलब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। इसमें किसकी बात करें, बुद्धिलब्धि की बात करें। बुद्धिलब्धि का आप जानते रहिए, बुद्धिलब्धि का सूत्र क्या होता है। इसको सूत्र आपको हम बताते थे, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100 होता है। इसमें तर्क जो दिया गया है, बुद्धि से एक मनोवैज्ञानिक जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, हार्वर्ड गार्डनर ने इन्होंने प्रमुख 8 प्रकार की बुद्धि बताए थे, जो हर बालक में अलग अलग प्रकार की होती है। और प्रकार तो और था, 11 प्रकार था, लेकिन जो प्रमुख बुद्धियाँ होती हैं वो 8 प्रकार से होती हैं। इसको आप जानते रहिए कि जो बुद्धि से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपके हार्वर्ड गार्डनर से ही संबंधित आते हैं। इसमें जो रीजन दिया गया है, बुद्धिलब्धि में प्राप्त अंक शिक्षकों को विद्यार्थियों के अकादमिक प्रदर्शन और भविष्य में सफलता की भविष्यवाणी करने में मदद करता है। दोस्तों क्या यह सही है, आप उसका भविष्य बता सकते हैं सिर्फ एक बुद्धिलब्धि परीक्षण से। तो ऑप्शन हम देख लेते हैं, ऑप्शन क्या क्या दिया गया है, फिर उसके बाद आपको बताते हैं क्या सही होगा। फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या करता है ए का। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। आगे बढ़ते हैं थर्ड ऑप्शन पे। थर्ड ऑप्शन है ये सही है लेकिन आर गलत है। लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें करेक्ट आंसर यही हो जाएगा दोस्तों, इसमें दोनों ही ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, जैसे कि अभी आपको हमने ऊपर बताया था हार्वर्ड गार्डनर के बारे में, क्वेश्चन भी आपको मिल गया। आपका सीटेट का कोई भी पेपर आप सॉल्व कर लीजिए, पेपर फर्स्ट पेपर सेकंड, हार्वर्ड गार्डनर आपको मिलेंगे ही मिलेंगे कन्फर्म, इसलिए इसके बारे में आप जानते रहिए। हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कलाकारों, वस्तुकारों और नाविकों के पास कौन सी बुद्धि होती है, बुद्धि की मात्रा अधिक होती है। किसकी बात करें, कलाकारों की बात कर रहे हैं, वस्तुकारों की बात करें, नाविकों की बात कर रहे हैं। तो ऑप्शन इसमें देख लेते हैं कौन कौन से ऑप्शन हैं।
अधिक मात्रा में होती है, स्थानिक बुद्धि होती है, भाषाई बुद्धि होती है, संगीतमय बुद्धि होती है, या फिर अंतरावैयक्तिक बुद्धि होती है। तो यह दोस्तों इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा, स्थानिक बुद्धि। यह सब यह कलाकारों के पास, वस्तुकारों के पास, नाविकों के पास कौन सी बुद्धि होती है? स्थानिक बुद्धि होती है। तो ऑप्शन इसमें ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, कथन कारक से संबंधित है, कथनीय है। शिक्षकों को लड़कियों को विज्ञान व गणित की कक्षाओं में भागीदारी लेने से, यहाँ पे होना चाहिए भागीदारी रहने से हतोत्साहित करना चाहिए। क्या ऐसा कहना चाहिए? अब आप कथन पढ़ के तुरंत समझ जाएंगे दोस्तों। क्या आप सिर्फ लड़कियों को विज्ञान पढ़ने के लिए, गणित पढ़ने के लिए हतोत्साहित करना चाहिए, मना करना चाहिए लड़कियों को, आपको ये सब नहीं पढ़ना चाहिए? यह गलत ऑप्शन वैसे भी हो जाएगा। जो रीजन दिया गया है, लड़कियों में गणित व विज्ञान विषयों की पढ़ने की जमजात क्षमता नहीं होती है। अब देखिए दोस्तों, यह कैसा पॉइंट है? ये दोनों ही पॉइंट गलत है। ऑप्शन आपको देखने की ज़रूरत नहीं है जिसमें इस तरीके से बात किया जाए, लड़कियों को तुलना लड़कों से किया जाए, जेंडर की बात किया जाए, ये सब कैसे केवल का प्रयोग किया जाए, ये सब गलत ऑप्शन है, निगेटिव पॉइंट है। यह दोस्तों जेंडर रूढ़वादिता का है। क्या ऐसा कहीं पे लिखा गया? कहने की बात है कि लड़कियों का मैथ कमज़ोर होता है, लड़कों का मैथ अच्छा होता है, ये सिर्फ कहने की बातें हैं। क्या किसी बुक में आपको प्रमाणित लिखा गया है कि हाँ सच में लड़कियों का मैथ कमज़ोर होता है? कुछ लड़के भी ऐसे होते हैं जो मैथ नहीं लगा पाते हैं, कुछ लड़कियाँ ऐसी होती हैं जो मैथ में बहुत अच्छे से कर लेती हैं। इसलिए दोस्तों यह सिर्फ एक कहने की बातें हैं, एक जेंडर रूढ़वादिता है, बाकी ऐसा कोई प्रमाणित नहीं है। तो ऑप्शन देख लेते हैं। अब इसमें जो ऑप्शन आपका दोनों गलत होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट है ए और दोनों सही है, तो गलत ऑप्शन। सेकंड है ए और आर दोनों सही है, गलत है दोस्तों। लास्ट वो थर्ड है ए सही है लेकिन ये भी गलत हो जाए। लास्ट है ए और आर दोनों ही गलत हैं, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा इसमें, क्योंकि गलत बात, दोनों ऑप्शन ही गलत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों की विविध अधिगम जरूरतों को पूरा करने में बाधक है? इसमें बाधक की बात करें, मतलब जो पॉइंट आपका निगेटिव होगा वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है सहयोगात्मक अधिगम, सेकंड ऑप्शन है पृथक्करण व नामीकरण करना, थर्ड है दोस्तों उपयुक्त समावेशन, लास्ट है विभिन्न शिक्षा शास्त्रीय पद्धति। तो इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा पृथक्करण, नामीकरण करना। यह सब कैसे पॉइंट है? यह निगेटिव पॉइंट है, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए? किसकी बात करें? मूल्यांकन करने का हमारा क्या उद्देश्य नहीं होना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों की तैयारी के स्तर का पता लगाने के लिए, सेकंड है बच्चों की अवधारणा समझ में कमियों की पहचान करने के लिए, थर्ड है बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करने की, लास्ट है यह समझने में मदद करने के लिए बच्चा क्या कर सकता है। आपको मूल्यांकन, जो बालक का मूल्यांकन कर रहे हैं, किस लिए नहीं करना चाहिए? इसमें जैसे सी ऑप्शन है करें प्रतिस्पर्धा करने के लिए, यह निगेटिव पॉइंट है दोस्तों। आपको कभी भी एक बालक से एक बालक में प्रतिस्पर्धा नहीं कराना है, तो ऑप्शन इसमें सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपको बताना है लॉरेंस कोहलरबर्ग के अनुसार नैतिक विकास है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है नैतिक विकास। पहले आपको बताते थे लॉरेंस कोहलरबर्ग का जो सिद्धांत है, इनका जो सिद्धांत का चरण है दोस्तों, इनके चरण 3 चरण थे और तीनों के दोस्तों 2 उपचरण थे। कहने के तात्पर्य 3 चरण होते हैं और 6 उपचरण होते हैं, क्योंकि एक चरण के 2 उपचरण हैं तो टोटल 3 चरण के कितने हो गए? 6 उपचरण हो जाते हैं। फर्स्ट है एक असतत प्रक्रिया है जो 6 चरणों में होता है। जैसे कि आपको हमने बताया कि इनके कितने दोस्तों उपचरण हैं, तो 6 उपचरण हैं। अभी तक पहला सही लग रहा है, लेकिन और ऑप्शन में देखते हैं। बच्चों के सामाजिक और संस्कृति के संदर्भ में निर्भर करता है, तो सामाजिक संस्कृति की बात लॉरेंस कोहलरबर्ग नहीं करते हैं, तो यह गलत हो जाएगा। सेकंड है बच्चों की बुद्धिलब्धि IQ से परस्पर संबंधित है, बुद्धि की बातें नहीं करते हैं। पूरी तरह से अनुवांशिक, यह भी गलत हो जाएगा, क्योंकि दोस्तों यह जो बात करते हैं, बात यही करते हैं कि ये एक सतत प्रक्रिया और 6 चरणों से होता है दोस्तों। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे अगला जो क्वेश्चन है, समावेशन की संस्कृति को किससे बढ़ावा मिलता है दोस्तों? किसकी बात करें? समावेशन की संस्कृति की बात करें। फर्स्ट है विभेदित निर्देश, सेकंड है दोस्तों मानकीकृत मूल्यांकन, थर्ड है पृथक करना या फिर नामीकरण करना। तो समावेशन की संस्कृति को किससे बढ़ावा मिलता है?
अगर आपको हमने पहले ही बता दिया था कि इसमें कुछ ऐसे पॉइंट है जो कि निगेटिव पॉइंट है, उसे आप तुरंत काट सकते हैं, जैसे पृथक्करण, अलगाव करना, नामीकरण, लेबलिंग करना, मानकीकृत मूल्यांकन करना, ये सब कैसे पॉइंट है? निगेटिव पॉइंट है, तीनों आपके निगेटिव पॉइंट है। एक ही बचा क्या? विभेद निर्देश। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखकर एक अध्यापिका को क्या शिक्षा शास्त्री समायोजन करने चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है दृश्यक प्रस्तुतिकरण का प्रावधान, सेकंड ऑप्शन है सख्त पाठचर्या का पालन, आगे बढ़ते हैं, थर्ड ऑप्शन है स्पर्शिक संसाधनों का इस्तेमाल, लास्ट है मानकीकृत मूल्यांकन। तो मानकीकृत आपको हमने क्या बताया था? नेगेटिव पॉइंट है, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा स्पर्शिक संसाधनों का इस्तेमाल, ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, नीरा मिडिल स्कूल में पढ़ती है और अक्षरों को लेकर भ्रमित रहती है, जैसे कि माँ को ना पढ़ती है, यह किसका विशिष्ट लक्षण है? तो एक बच्ची है जो नीरा दोस्तों, यह मिडिल में पढ़ती है और अक्षरों में उसे समस्याएं हो रही है, अक्षरों को पहचान नहीं पा रही है, माँ को ना पढ़ देती है, का कोटा पढ़ देती है। यह क्या कहलाता है? स्वालीनता कहलाता है, पठन वैकल्य कहलाता है, अधिगम असहायपन कहलाता है, या फिर लेखन वैकल्य कहलाता है। तो इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसे क्या कहते हैं? जो पढ़ने से समस्या है। तो अगर लिखने से समस्या होती तो डिस्ग्राफिया होता, लेकिन किसी समस्या पढ़ने से, पठन वैकल्य कहलाएगा, डिसलेक्सिया कहलाएगा। जो पढ़ने से समस्याएं होती वह डिसलेक्सिया के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रेम किसी समस्या को हल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीकों की समझ रखता है और चर्चा करते समय हमेशा नए विचारों को पेश करता है। यह निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है? ऑप्शन हम देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है रचनात्मकता, सेकंड ऑप्शन है अधिगम असहायपन, थर्ड है आत्म केंद्रिता, लास्ट है दोस्तों केंद्रीयन। तो यह दोस्तों क्या कहलाता है? ऑप्शन इसमें यह सही होगा, क्रिएटिविटी, तो ये रचनात्मकता, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है, शिक्षकों को बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए? तो फर्स्ट ऑप्शन है बच्चों के लिए शर्मनाक और अपमानजनक। अब आप टीचर होने के नाते आपकी क्लास में कोई बालक फेल हो जाता है या फिर कोई बालक असफल हो जाता है, आप उसको किस प्रकार से देखेंगे? एक चीज़ और आप यहाँ पे जान लीजिए, अगर आपकी क्लास में 100 बच्चे पढ़ रहे हैं, 100 बच्चे में 99 बच्चे पास हो गए, एक बच्चा फेल हो गया, क्या आपकी क्लास से सफल माना जाएगा कि या फिर असफल माना जाएगा? आपका शिक्षण सफल है कि असफल है? तो दोस्तों आपका शिक्षण असफल माना जाएगा, क्योंकि एक बच्चा तो फेल हो गया, इसलिए जब तक 100% नहीं होता तब तक आपका शिक्षण असफल ही माना जाता है। चाहे पूरी गलती, बालक को लिखना नहीं आ रहा है, पढ़ना कुछ भी नहीं आ रहा है, बालक की गलती नहीं मानी जाएगी, वहाँ पे गलती किसकी मानी जाएगी? आपकी गलती मानी जाएगी। सीटेट एग्ज़ाम में बालक कभी नहीं गलत होता, पढ़ाने का तो आपका तरीका गलत हो सकता है, स्कूल गलत हो सकता है, आप जो सामग्री का इस्तेमाल करें वह गलत हो सकता है, लेकिन एक चीज़ कभी नहीं गलत होता, वह बालक है दोस्तों। इसलिए आपको बालक को कभी नहीं करना है कि नहीं बालक की गलती है, हमने सही तो पढ़ाया, 99 बच्चे तो पास हुए, सिर्फ एक बच्चा फेल हुआ, तो इसमें गलती बालक की है, ऐसा आपको कभी नहीं बताना है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो लाइक ज़रूर करिए और उसके साथ साथ चैनल को भी सब्सक्राइब करिए। तो आगे हम ऑप्शन पे देखते हैं। सेकंड ऑप्शन पे शिक्षक के लिए शर्मनाक और अपमानजनक। दोस्तों असफलता को कैसे देखेंगे? क्या शर्मनाक देखेंगे, अपमानजनक तरीके से आप इसे देखेंगे? इसमें थर्ड जो ऑप्शन है छात्र को उनके माता पिता, यह भी ऑप्शन आपका कैसे? आप उनके माता पिता से नहीं कहना है, छात्रों को प्रतिबंधित करें ऐसा भी नहीं कर सकते। लास्ट है स्कूल की प्रणाली को अनुकूल वातावरण न प्रदान कर पाने पर का प्रतिबंध। दोस्तों यह डी हो जाएगा, ऑप्शन सही कि आप स्कूल प्रणाली को अनुकूल वातावरण न प्रदान कर पाने का प्रतिबिंब। तो यही ऑप्शन डी सही हो जाएगा। आपने बालक को सही से वातावरण नहीं दिया, सही से पढ़ा नहीं पाए, इसलिए बालक जो है असफल हो गया। ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 है, सक्रिय जुड़ाव को निम्न में से किसके द्वारा बढ़ावा नहीं दिया जा सकता? फर्स्ट है प्रश्न पूछना, सेकंड है रटकर स्मरण, थर्ड है
खोज विधि या फिर संवाद विधि। तो इसका जो कि करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। अब इसमें कौन सा निगेटिव पॉइंट है, इसमें नहीं पूछा है। तो प्रश्न पूछना, अगर बालक आपसे प्रश्न पूछ रहा है बार बार, तो वह दोस्तों पॉजिटिव पॉइंट है। खोज विधि, अन्वेषण विधि, डिस्कवरी लर्निंग, यह कैसा पॉइंट है, पॉजिटिव पॉइंट हो जाएगा। संवाद करना, एक दूसरे से समूह में बात करना, कैसा पॉइंट है, पॉजिटिव है। लेकिन रट कर आप उसे रटा नहीं सकते, तो यह नेगेटिव पॉइंट है। तो यह आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, यदि कोई बच्चा स्कूल में अच्छा प्रदर्शन करने में असमर्थ हो तो शिक्षक को चाहिए। दोस्तों यहाँ पे एक बालक है, स्कूल में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पा रहा है, एक शिक्षक होने के नाते आप क्या करेंगे। पहला ऑप्शन है वह शैक्षणिक रणनीतियों और स्कूल के माहौल पर चिंतन करें। यहाँ पे स्कूल के माहौल की बात करें दोस्तों, इसको आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे स्कूल के माहौल पर चिंतन करने की बात कर रहे हैं। अगर यही बालक के माहौल की बात होती तो फिर अलग टॉपिक हो जाता, लेकिन अभी तक स्कूल के माहौल का बात किए तो इसलिए अभी तक वो पॉजिटिव है। लेकिन सेकंड ऑप्शन हम देखेंगे, बच्चों को सजा दे और बच्चों को, ये देखिए सजा देने की बात करें, बालक को आप सजा दे सकते हैं। सर्वे सर्वाइस में कौन है, बालक होता है, तो आप उसे सजा नहीं दे सकते, यह पॉइंट आपका गलत होगा। थर्ड ऑप्शन है बच्चों को कम योग्यता वाले बच्चे के लिए बने एक अलग संकाय, यह भी आप नहीं कर सकते कि आप बच्चा आपके क्लास में असफल हो रहा है तो आप उसे दूसरी क्लास में जो भेज दें, या फिर अलग जो कम बच्चे थोड़ा सा पढ़ पा रहे हैं उनका एक अलग समूह बना दीजिए, इस प्रकार से आप नहीं कर सकते। लास्ट ऑप्शन है बच्चे की सामाजिक पृष्ठभूमि का पता लगाएं, क्योंकि कुछ समुदाय के बच्चों सीखने में सक्षम नहीं होते। क्या ऐसा है दोस्तों कि कुछ समुदाय के बच्चे नहीं पढ़ते, नहीं सीख पाते, यह भी कैसा पॉइंट है, निगेटिव पॉइंट है। अगर यही ना जुड़ा होता कि बच्चे के सामाजिक पृष्ठभूमि का पता लगाएं, अब उसके सामाजिक पृष्ठभूमि से पता लगा के आप बालक को शिक्षा नहीं दे सकते। बालक किसी भी समाज से आए हो, किसी भी कहीं से भी आया हो, किसी संस्कृति से हो, उससे आपको नहीं मतलब है। आपको हर बच्चे को एक बराबर शिक्षा देनी चाहिए। तो ऑप्शन इसमें ए सही होगा, वे शैक्षणिक रणनीतियों स्कूल के माहौल पर चिंतन नहीं करना चाहिए। अगर कोई असमर्थ हो रहा है, बालक आपकी क्लास में फेल हो रहा है, असमर्थ हो रहा है, आप अपने टीचरों पर मंथन कीजिए, स्कूल पर मंथन कीजिए, पढ़ाने की सामग्री पर मंथन कीजिए, क्यों बालक असफल हो रहा है, इस पर चर्चा करनी चाहिए। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रचनात्मक शैक्षणिक रणनीति नहीं है। यहाँ पे नहीं पूछा गया, नेगेटिव पॉइंट। सहज ज्ञान युक्त अनुमानों को प्रोत्साहित करना, सेकंड है चर्चा के अवसर प्रस्तुत करना। इसमें जो ऑप्शन गलत होगा वही आपका राइट आंसर होगा। थर्ड ऑप्शन है छात्रों को पाठ्य पुस्तकों के उत्तरों का ज्यों का त्यों पुनरुत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित करना। लास्ट है निर्देशित खोज के अवसर देना। तो अब इसमें जो कि निगेटिव पॉइंट क्या हो जाएगा, निगेटिव पॉइंट इसमें आपका ऑप्शन नंबर सी, छात्रों के पाठ्य पुस्तकों का उत्तरों को ज्यों का त्यों पुनरुत्पादित करने के लिए प्रोत्साहित करना, यही आपका नेगेटिव पॉइंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है स्टेटमेंट से संबंधित है। कथन ए है, सीखने की प्रक्रिया के दौरान बच्चों द्वारा की गई त्रुटियों को उनके संज्ञानात्मक विकास के एक भाग के रूप में देखा जाना चाहिए। सेकंड, इसमें किसकी बात करें, संज्ञानात्मक विकास की। जो त्रुटियां कर रहे हैं सीखने के दौरान, जो त्रुटियां कर रहे हैं उसे हमको संज्ञानात्मक विकास के रूप में देखना चाहिए। यह तो कथन ए हो गया। अब तर्क विषय जो कह रहे हैं, तर्क को हम समझते हैं। तर्क आ रहे हैं, बच्चे वयस्कों की तुलना में चीज़ों को अलग तरह से सीखते हैं। तो ऑप्शन इसमें देखते हैं, जो ऑप्शन दिए गए हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं। ए जो है आर जो है ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है ए की सही व्याख्या नहीं करता। थर्ड ऑप्शन है ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला जो ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें जो कि करेक्ट आंसर फर्स्ट हो जाएगा दोस्तों, ये दोनों ही ऑप्शन सही है, ए और आर दोनों ही सही हैं। आर जो है ए की सही व्याख्या भी करता है, तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, नेहा को हमेशा कक्षा में प्रथम आना होता है, चाहे इसके लिए उसे बेईमानी करके नकल क्यों ना करनी पड़े। नेहा किस प्रकार के लक्ष्य तय कर रही है। फर्स्ट है महारत उन्मुख लक्ष्य, सेकंड है दोस्तों प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य, थर्ड है कार्य प्रहरी लक्ष्य, परिहार्य लक्ष्य, या फिर लास्ट है असफलता स्वीकार लक्ष्य। इसमें करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन बी सही होगा, प्रदर्शन उन्मुख लक्ष्य। दोस्तों ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, निम्नलिखित में से कौन सी भावना
सार्थक सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है? फर्स्ट है भय, क्रोध, खुशी, चिंता। तो इसमें कौन सी ऑप्शन है जो कि सार्थक सीखने के लिए प्रेरणा देती है, सुगम बनाती है? तो भय, क्रोध, चिंता ये सब क्या है दोस्तों? नेगेटिव पॉइंट है। पॉजिटिव इसमें खुशी। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, मोहित कहता है कि मैं अंग्रेजी में अच्छा हूँ। वह तो मैंने उत्तर जल्दी में लिखे थे इसलिए मैंने अच्छे नंबर नहीं आए। मोहित अपने प्रदर्शन का आरोपण किस पर कर रहा है? फर्स्ट ऑप्शन है बुरी किस्मत पर, सेकंड है योग्यता की कमी पर, थर्ड ऑप्शन है प्रयास की कमी पर, या फिर लास्ट है दोस्तों बाहरी कारक पर। दोस्तों अब इसमें आप खुद सोचिए कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है कि बच्चा कह रहा है कि हम लिखने में बहुत अच्छा थे लेकिन वो तो हमारी उस जल्दी की वजह से हमने अच्छे नंबर नहीं ला पाए। ये दोस्तों प्रयास की कमी पे उसने प्रयास नहीं किया। ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए अपने विचारों, व्यवहारों और आगे बढ़ते हैं भावनाओं को क्रियाशील करते वह बनाए रखते हैं, क्या कहलाती है? फर्स्ट है स्वनियमन, थर्ड सेकंड ऑप्शन है आत्मसातकरण, थर्ड है अंतर वस्तुनिष्ठता, लास्ट है अनुकूलन समंजन। तो इससे क्या कहेंगे? ऑप्शन इसमें आपका ऑप्शन ए सही होगा, स्वनियमन कहलाता है। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है। एक शिक्षक प्रत्यक्ष अनुदेशन की विधि द्वारा बच्चे को जटिल अवधारणाओं को सबसे प्रभावी ढंग से समझने में मदद कर सकता है। आगे हम पढ़ते हैं। तर्क इसका जो दिया गया है कथन कारक से संबंधित क्वेश्चन था। तर्क है, तर्कार है बच्चे सबसे प्रभावी तरीके से तब सीखते हैं जब वे निष्क्रिय होते हैं और उन्हें जानकारी संप्रेषित की जाती है। तो क्या ऐसा है बालक तब सीखेगा जब वह निष्क्रिय रहेगा? तो ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा ऑप्शन गलत है। पहले ऑप्शन देख लेते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों ही सही हैं। आर जो है सही व्याख्या करता है, व्याख्या तो सही नहीं कर रहा है दोस्तों। सेकंड ऑप्शन है ए और आर दोनों सही हैं, दोनों भी सही भी नहीं है, ऑप्शन ए गलत हो गया। थर्ड है ए सही है लेकिन आर गलत है, लेकिन लास्ट ऑप्शन है ए और आर दोनों गलत हैं। तो इसमें यही ऑप्शन सही हो जाएगा, ये दोनों ही ऑप्शन दोस्तों गलत हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों, लास्ट क्वेश्चन है। समावेशन को बढ़ावा देने के लिए एक सामाजिक सांस्कृतिक कक्षा में प्रभावी शिक्षा शास्त्र प्रणाली क्या है? फर्स्ट ऑप्शन है अधिगम के लिए सार्वभौमिक अविकल्प डिजाइन अविकल्प का क्रियान्वयन। सेकंड ऑप्शन है योग्यता के आधार पर बच्चों का नामीकरण व पृथक्करण। थर्ड ऑप्शन है आर्थिक स्थिति के आधार पर बच्चों का नामीकरण व पृथक्करण। लास्ट ऑप्शन है बच्चों में अंकों के लिए प्रबल प्रतिस्पर्धा पैदा करना। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर, इसमें ए सही होगा जो बात कर रहा है अधिगम के लिए सार्वभौमिक अविकल्प का क्रियान्वयन। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। यहाँ पे आज हम सब दोस्तों 30 क्वेश्चन कवर किए जो कि आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर थे। यह पेपर आपके 28 जनवरी 2023 को जो आपका सीटेट एग्जाम हुआ था उसी दिन पेपर पूछा गया था। इसको हम सब कवर किए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। यहाँ पे आपको 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी आपके सीटेट एग्जाम हुए हैं सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर यहाँ पे सॉल्व कराया जाएगा। इसी के साथ यह क्लास यहीं समाप्त करते हैं। आपसे फिर एक नई वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।